बात और आपकी आवाज को बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। गुजरात का चुनाव इस बार जितना अहम है उतना ही दिलचस्प भी होता जा रहा है। 2014 में जो चेहरा और विकास मॉडल बीजेपी को दिल्ली की सत्ता तक लेकर आया था, उन दोनों की गुजरात के विधानसभा चुनाव में एक तरीके से परीक्षा है। कांग्रेस को 22 साल बाद गुजरात में सत्ता वापसी की उम्मीदें नजर आ रही हैं, लेकिन मोदी से पार पाना इतना आसान भी नहीं है। मोदी ने आज से गुजरात में चुनाव प्रचार की शुरुआत की और पहली चुनावी रैली से ही उन्होंने इशारा दे दिया कि इस बार गुजरात में मोदी का मान और गुजराती गौरव ही चुनावी मुद्दा है। क्या गुजरात में मोदी पर कीचड़ उछालकर कांग्रेस ने फिर से कमल खिलाने का मौका दे दिया है? क्या गुजरात के चुनाव में बुनियादी मुद्दों पर जज्बाती मुद्दे हावी रहने वाले हैं? आज इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से गुजरात में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली और उन्होंने चुनाव का एजेंडा भी एक तरीके से सेट कर दिया। अपने उन तेवरों की झलक भी दिखा दी जिनके दम पर उन्होंने गुजरात के बाद पूरे देश में राजनीतिक हवा का रुख बदला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मिशन गुजरात की शुरुआत कच्छ और सौराष्ट्र से की। शुरुआत उन्होंने कच्छ के आशापुरा में माता के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। फिर जसधन, धारी और कामरेज में उन्होंने चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर तीखे हमले किए। इस दौरान उन्होंने बार बार याद दिलाया कि वो गुजरात के बेटे हैं। दरअसल गुजरात में 2 दशक बाद जीतने के लिए जोर लगा रही कांग्रेस ने मोदी पर लगातार हमले किए हैं। यूथ कांग्रेस ने तो कार्टून छापकर मोदी के चाय वाला होने का मजाक उड़ाया था। पाकिस्तान में हाफिज सईद की रिहाई के बाद भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा था। अपनी चुनावी रैलियों में मोदी ने इन्हीं बातों का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने 26/11 के बाद भारत की प्रतिक्रिया याद दिलाई और डोकलाम विवाद के बीच राहुल गांधी की चीनी राजदूत से मुलाकात का जिक्र भी किया। मोदी ने कहा कि गुजरात उनकी आत्मा और मां है। गुजरात के बेटे का अपमान यहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन पर जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ही कमल गुजरात में खिलेगा। કોઈ દીકરી અને ખૂણે ખૂણે જઈને કીચડ ઉછાળ્યો। આજની પળે આ કીચડ ઉછાળનારાઓનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। કારણ કમળ ખીલવામાં કમળની મોટી તાકાત બની જતો હોય છે। તમારી આ હિંમત આ ગુજરાતની ધરતી પર આવીને એ ગુજરાતના દીકરાને તમે ભાંડવા માંડો, अनाप शनाप झूठा आरोप लगाओ। कोई गुजराती ने माफ करते भाईओ बहनों? आ तमारा दीकरा पर थता हुमला तमे माफ करशो? आ तमारा दीकरा पर थता जुल्म तमे माफ करशो? अरे कांग्रेस वालों को समझ ले, जे दिवसे सरदार साहेब पर तमे जुल्म कर्या था त्यारे गुजरात उदारतापूर्वक सहन करवा तैयार हतो। आजे वक्त बदलाई गयो छे। कोई गुजराती आ अपमान हवे सहन नहीं करवानो, ये तमे समझीने चाल। पाकिस्तान में एक आतंकवादी जेल में छूट्यो, पाकिस्तानी कोर्टे छोड़्यो। एमां तमारे अहींया ताळीओ पाडवानुं कारण शुं ए अमने समजातुं नथी, पण हवे मने समजाय छे के ज्यारे डोकलामनी अंदर भारतनी सेना आंखमां आंख मिलावीने ऊभी हती। 70 દિવસ સુધી हिंदुस्ताननी सेनाए मचक नहोती आपी, त्यारे तमे चीनना एम्बेसेडर ने गले लगावता था, एने हक आपता था। प्रधानमंत्री जी जिस किस भाषा का काम ले रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उनमें कोई दम नहीं है। बल्कि मैं कह सकता हूं कि पूरा देश उन्हें माफ नहीं करेगा। जिस रूप में उन्होंने देशवासियों से बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव के पहले और लोगों को प्रभावित किया था, पता नहीं अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आकाश से तारे तोड़ के ले आएंगे। क्योंकि राहुल गांधी स्वयं एक नया सबक यहां से एक एक दिन गुजरने के साथ सीख रहे हैं। लेकिन जहां तक गुजरात की जनता है, भारत की अन्य प्रदेशों के लोगों की तरह उनका मन बन चुका है। गुजरात ने पिछले 15-20 वर्षों में क्रांतिकारी बदलाव देखा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पहले मुख्यमंत्री के रूप में, फिर प्रधानमंत्री के रूप में। उदाहरण दें तो अनेकों हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ है,
प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इसके अलावा हमारे दो सहयोगी जो लगातार गुजरात चुनाव को कवर कर रहे हैं, प्रकाश पांडे सीनियर एडिटर और राजीव शर्मा हमारे सहयोगी अहमदाबाद से लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीएम जब आज बोल रहे थे तो उन्होंने जीएसटी का भी जिक्र किया, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का भी एक तरीके से जिक्र किया, 26/11 का भी जिक्र किया, तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं उन्होंने उठाए और थोड़ा सा विकास का भी जिक्र किया। क्या विकास मुद्दा नहीं है और उनको ये राष्ट्रीय मुद्दे वहां पर बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं सुशांत जी, देखिए आज नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है वो सभी गुजराती भाई उसका समर्थन करेंगे और उसके साथ उनका लगाव भी है। नरेंद्र मोदी जी ने देखिए जीएसटी का मुद्दा उठाया। क्यों उठाया? इससे कांग्रेस का दोगलापन साफ हुआ कि आप वैसे तो समर्थन करते हैं, उसके बाद बाहर आके उसका विरोध करने लगते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाया क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सवाल पूछ रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। डोकलाम का मुद्दा क्यों उठाया? फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा का है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाते हुए देश के हित में पहली बार हमने चीन को जवाब दे डाला और कांग्रेस में राहुल गांधी जी जाके मिल रहे थे चीनी दूतावास से। अब इसके बाद आपने कहा विकास की बात, पर मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे गुजरात विधानसभा के चुनाव में क्या कर रहे हैं? गुजरात का सीएम जो चुना जाएगा वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अपनी राय रखेगा? क्या वो ये तय करेगा कि डोकलाम में क्या करना है? क्या गुजरात का सीएम ये तय करेगा कि जीएसटी में क्या करना है? क्या गुजरात का सीएम ये तय करेगा कि अगर कोई आतंकी हमला हो जाए तो उसके बाद क्या करना है? या वो गुजरात का विकास मैं जवाब देता हूं। नहीं, मैं आपको सुशांत जी देखिए, अब तो पारी की शुरुआत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी अब रैली गुजरात में करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि वहां पे जो हमारी विरोधी पार्टी है वो कांग्रेस है और जनता को गुजरात की, जिनका एक स्वाभाविक लगाव नरेंद्र मोदी जी के साथ है, ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का दोगलापन कितना है। वो आज बहुत अच्छी बात नरेंद्र मोदी जी ने कही, या तो बीजेपी का विकास है वर्सेस कांग्रेस का वंशवाद है, और जनता हमेशा जो बीजेपी का विकास पिछले 22 साल में गुजरात में हुआ है उसी को चुनेगी। और नरेंद्र मोदी जी जब आज कह रहे थे तो मैं समझता हूं उनका विश्वास झलक रहा था। जो विरोधी कुछ कहते थे कि देखिए बीजेपी का चुनाव कैसा चल रहा है, उनको आज करारा जवाब नरेंद्र मोदी जी ने अपने अंदाज में दिया है और आगे आप देखते रहिएगा। नहीं, मैं अभी भी इस बात का जवाब नहीं ले पाया सर आपसे, मजबूत होती चली जाएगी। अगर विकास इतना हुआ 22 साल में तो फिर कांग्रेस का दोगलापन दिखाने की जगह, जो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके शब्द हैं, कि कांग्रेस का ये चेहरा दिखाने की बजाय अपना 22 साल का विकास क्यों नहीं दिखा रहे नरेंद्र मोदी जी? ये सवाल मैं पूछ रहा था। अखिलेश जी, मुझे ये बताइए, क्या ये करने का मौका आप लोगों ने दिया? आपकी जो युवा ब्रिगेड थी उसने एक मीम बनाकर उन्हें चाय वाला का अपमान करके ये मौका दिया कि वो इमोशनल कार्ड खेलें। राहुल गांधी ने जो किया ट्वीट, उसकी वजह से उनको ये मौका मिला कि वो इन मुद्दों को उठाएं और गुजरात के विकास की बात ना हो। देखिए, सब मुद्दे बीजेपी या मोदी जी खुद उठाते हैं, क्योंकि मुद्दे पे वो नहीं रह सकते, मुद्दे पे तो वो पिछड़ जाएंगे। और अपमान तो अपना और देश का बीजेपी और माननीय मोदी जी खुद कर रहे हैं। मैं आपको एक एक करके सिलसिलेवार उदाहरण के साथ बताता हूं। आज गुजरात में आपने कहा इमोशनल भाषण दिया। जब यूपी के काशी में आए थे तो बोला था मैं न भेजा गया हूं न आया हूं, मुझे गंगा मैया द्वारा बुलाया गया है और इस गंगा मैया के पवित्र काशी को, भोलेनाथ के पवित्र काशी को क्वेटो बना दूंगा। और जापान के प्रधानमंत्री से एग्रीमेंट भी किया था। काशी के मेयर क्वेटो गए भी थे और कहा था काशी को स्मार्ट सिटी बना दूंगा 1 साल में। तो ये जब गंगा मैया और भोले को भी ये पता नहीं, को भी झूठा शब्दबाग दिखाते हैं, तो अब गुजरात पहुंच गए हैं। बताओ ना, मैंने 22 साल में गुजरात में ये कर दिया। मैंने वादा किया था कि 15 लाख आपके खाते में पहुंच गया ना, किसानों को 2.5 गुना मैंने कहा था मिल गया ना, गांव को पकड़ के लाया ना, डॉलर का दाम गया कि नहीं गया? गुजरात में बाड़ा रखी थी। प्लीज, बीच में मैंने आपसे नहीं बोला, आप लोग पीड़ित होते हैं क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। बीच में मत बोलिए,
बीच में मत बोलिए बेशर्मों के तरह से। पीड़ित नहीं होते आप, कांग्रेस की दोगला कांग्रेस को बता रहे हैं और कदम क्या उठा रहे हैं आप कांग्रेस बता रहे हैं दोगला चरित्र। आप कौन सा चरित्र दिखा रहे हैं? प्लीज, कांग्रेस चुनाव आपके बीच में मैंने नहीं बोला। सुशांत जी, हाँ ठीक है, सुशांत जी नियंत्रित करके ठीक है, बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं? मोदी जी ने बोला तुम्हारी ये हिम्मत कि गुजरात आकर तुम मुझ पर हमला करो। भैया ये प्रधानमंत्री की भाषा है या किसी छोटे मोटे जो और क्या कहा जाता है उसकी भाषा है? आप विपक्ष के नेता को क्या इतना अधिकार नहीं है कि कहीं जाके प्रचार करे और अपने मुद्दे रख सके, आप पे सवाल खड़ा कर सके? भाषा होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री के शब्द नहीं है। वो पूछ रहे मौत का सौदागर वाली भाषा ठीक को परमिशन मिलती है भारत आने की, वो अपने ससुराल मायके घूम के चली जाती है। जिस आतंकवादी को पकड़ना है वो आतंकवादी हिंदुस्तान में ट्रेवल करके चला जाता है और हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष के प्रति इस तरह की भाषा, ये क्या गुजरात की जनता देख नहीं रही है? आज आपको दिन में तारे नजर आ रहे हैं गुजरात में। आपने जो एक बार रिस्पॉन्ड करने दीजिए, मुझे दूसरे मेहमानों पर भी जाना है। अखिलेश जी आपने कहा, अब गौरव जी को इस पर रिस्पॉन्ड करने में दीजिए। गौरव जी जो कारोबारियों व्यापारियों ठीक है, उनको सुन लीजिए एक बार। आपने जो कहा उस पर उनको सुन लीजिए। क्यों नहीं करते गौरव जी? उनके बाद मुझे भी सुनाने का मौका दीजिएगा। सुशांत जी देखिए, कहीं भी कांग्रेस ने ये बात नहीं करी कि गुजरात में वो क्या मॉडल लाना चाहते हैं। गुजरात मॉडल तो आज पूरे विश्व भर में फेमस हो गया है। कभी आपने अमेठी या रायबरेली मॉडल सुना है विकास का? नहीं सुना होगा, क्योंकि इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। दूसरी बात, आप मुझसे प्रश्न कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी ने विकास की बात कम करी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात में है, हर रैली में उन्होंने विकास की बात करी। सबसे बड़ा प्रमाण यह है सुशांत जी, 22 साल से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के गुजरात आती है। अगर हमने विकास ना किया होता, अगर वहां की जनता का विश्वास ना जीता होता, क्या मजाल थी हमें दोबारा आने देती जनता वहां की? और तीसरी सबसे अहम बात है, नरेंद्र मोदी जी इससे पहले भी गुजरात जाते रहे हैं, उन्होंने हमेशा गुजरात की विकास की बात करी है। अभी उन्होंने कितने बड़े प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया, और जैसा मैंने कहा अभी तो शुरुआत हुई है। आप देखिएगा कांग्रेस का क्या हाल बहुत अच्छी बात है आप जो कह रहे हैं सर। गौरव जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, चुनाव के परिणाम आएंगे, उन्होंने कहा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर विकास इतना हुआ 22 साल में, तो फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनका आपने भी कहा कि वो राष्ट्रीय मुद्दे उठाए, उनका जिक्र क्यों करना पड़ा? प्रदीप जी मुझे ये बताइए कि क्या ये चुनाव जो है वो अब विकास पर केंद्रित हो ही नहीं रहा? मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, आपको दूंगा मौका। नहीं, आपने 1 to 1 दिया, उसका जवाब दे देना। तो सर आप दोनों ही सिर्फ 1 to 1 करते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। एक मिनट में प्रदीप जी का रिएक्शन आपने आप ही ने किया, मैंने नहीं किया, ये तो आपने किया, ये तो आपने किया। तो मुझे भी आप बोल लीजिए, फिर प्रदीप जी से सुन लेता हूं, बोल लीजिए आप। देखिए इन्होंने, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं एक ही 2 शब्द इनके लिए भारी पड़ेंगे। इन्होंने एक शब्द यूज किया, गुजरात मॉडल। आज ये गुजरात मॉडल का जिक्र नहीं करते, इन्होंने किया, इसलिए मैं गिना दे रहा हूं। जितने भी मानक हैं, प्रगति के सूचकांक हैं, पैमाने हैं, सब में गुजरात नीचे है। आज की तारीख में जब मिला था तो सब में ऊपर था, चाहे वो सामाजिक सूचकांक हो, चाहे मानव विकास सूचकांक हो, चाहे बाल विकास सूचकांक हो। क्यों चीख रहे हो बीच में? क्यों बीच में चीख रहे हो भैया? मैं वो शब्द नहीं कह सकता कि जो आपने कांग्रेस के लिए कहा था। अच्छा ठीक है सुशांत, ठीक नहीं मैं मैं बोल सकता जो मैं ब्रेक के बाद आप दोनों को फिर से मौका दूंगा। प्रदीप जी मुझे ये बताइए कि क्या इस चुनाव में कांग्रेस ने भी जाति का कार्ड जो खेला और नरेंद्र मोदी जो अब भावनात्मक भाषण दे रहे हैं, ये रोने वाले कहीं से भी चर्चा में है क्या उस तरीके से? जितना रो रहा है, 2012 तक गुजरात विधानसभा के जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों को लाती थी और नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री थे, वो स्थानीय मुद्दे विकास की बात करते थे। इस बार स्थिति बदल गई है, अब बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दे उठा रही है और कांग्रेस जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण और इनकी बात कर रही है। तो अब नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया है, उन्होंने एक तरह से एजेंडा सेट किया है। अगर कांग्रेस उसका जवाब देना शुरू करेगी तो ये चुनाव भर जवाब देती रहेगी। कांग्रेस के लिए अच्छा होगा कि वो अपना एजेंडा सेट करे और उसी पर चले। अगर आप इस सवाल जवाब में उलझेंगे तो आप नरेंद्र मोदी की पिच पर जाकर खेलेंगे। नरेंद्र मोदी
किसी भी नेता से इस समय ज्यादा बेहतर कम्युनिकेटर हैं। ये बात राहुल गांधी खुद सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं। तो आपको नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को मौका नहीं देना चाहिए। आप कह रहे हैं 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ है, लोग नाराज हैं, व्यापारी नाराज है, पाटीदार नाराज है, तमाम तबके नाराज हैं। तो इससे बेहतर स्थिति विपक्ष के लिए क्या हो सकती है? और ऐसे में भी अगर विपक्ष को एक मीम बनाना पड़े कि तू जाके चाय बेच, तो फिर तो आप तो उनको मौका दे रहे हैं कि वो भावनात्मक गुजराती अस्मिता पर आप चोट करेंगे तो आपके लिए वो उल्टा पड़ेगा। ठीक है, हमारे दो सहयोगी प्रकाश पांडे और राजीव शर्मा लगातार गुजरात में हैं। मैं आप दोनों का रिएक्शन चाहता हूं। प्रकाश, पहले आपसे कि आप लोग जो घूम रहे हैं गुजरात में, क्या ये भावनात्मक मुद्दे ही वहां पर लोगों के बीच भी चर्चा का विषय है, या राष्ट्रीय मुद्दे ही चर्चा का विषय है, या वहां लोकल स्तर पर भी कोई बातचीत हो रही है, लोकल या स्थानीय मुद्दों की चर्चा हो रही है? सुशांत, बिल्कुल लोकल स्तर की बातचीत होती है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे एक अलग क्लास है, वो जरूर थोड़ी बहुत बात कर लेता है, लेकिन जब आप आम आदमी के बीच में जाते हैं वो लोकल मुद्दे की बात करते हैं। जरूर है, इस बार ये कह सकते हैं कि 22 साल बाद ऐसा मौका आया है कि कांग्रेस ने जो अपनी गोटियां बिछाई हैं और जो जातिगत समीकरण बनाए हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस फाइट में जरूर नजर आती है। लेकिन स्थानीय मुद्दे प्रमुख होंगे यहाँ पर इस चुनाव में। मैंने देखे, जो मैं सौराष्ट्र में रहा, हालांकि सौराष्ट्र हमेशा गढ़ माना गया है बीजेपी का, लेकिन इस बार कम से कम कांग्रेस जो है फाइट में कहीं ना कहीं नजर आती है। और खासकर इस तरह के मुद्दों पर जब कोई बात होती है तो जिस तरह से निखर कर और उग्र रूप से आ रही है, तो वो बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन उनके पास ट्रम्प कार्ड है मोदी, और जिस तरह से वहां पे उत्साह था लोगों में, कार्यकर्ताओं में, वो इतने कॉन्फिडेंट है कि मोदी जी आ जाएंगे। तो ये वाला जो कार्ड था कि गुजरात के बेटे का अपमान हो गया, मैं इस पर आपसे जानकारी चाहूंगा प्रकाश कि क्या ये वाला कार्ड चलने वाला? मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। राजीव, मैं आपके पास भी आऊंगा, और सवाल यही उठा रहे हम आज कि क्या विकास की चर्चा होगी या सिर्फ ये भावनात्मक मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे ही इस बार गुजरात चुनाव की दिशा और दशा तय करेंगे? हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। सवाल ये उठने लगे कि वो इतने भावनात्मक मुद्दे सामने रख गए हैं कि क्या गुजरात चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा या इन भावनात्मक मुद्दों पर ही होगा? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के गौरव भाटिया, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, और गुजरात से प्रकाश पांडे हमारे सीनियर एडिटर और राजीव शर्मा हमारे सहयोगी बने हुए हैं। प्रकाश, ब्रेक पर जाने से पहले जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, इसका छोटा जवाब दीजिएगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। राजीव, आप जवाब दीजिए कि क्या ये स्थानीय मुद्दे वहां पर चर्चा का विषय ज्यादा है, या फिर वहां पर ये राष्ट्रीय मुद्दे या भावनात्मक मुद्दे हावी रहने वाले? और पीएम ने जो आज बातें कही हैं कि गुजरात के बेटे का अपमान हुआ, ये कितना असर छोड़ने वाला है? सुशांत, प्रदीप जी और प्रकाश जी की बात से आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, यहाँ पर पिछले 22 सालों की सत्ता विरोधी लहर तो है, और वो जाहिर सी बात है। साथ में जातिगत समीकरण भी है, जिसमें कांग्रेस उलझी, हार्दिक पटेल पाटीदार अनामत आंदोलन के साथ उसने जो गठजोड़ किया, और बीजेपी के खिलाफ एक नाराजगी है। लेकिन यहाँ पर हम इस बात को साफ कर दें कि ये नाराजगी मोदी के खिलाफ नहीं है, और मजे हुए राजनेता की तरह मोदी इस बात को समझते भी हैं। लिहाजा जो कुछ भी हमें आज दिख रहा है सुशांत, मोदी जिस तरीके से रैली में बोल रहे हैं वो उसी का परिणाम है। जिस तरीके से रैली में बोल रहे हैं वो उसी का परिणाम है। यहाँ पर आगे आने वाले 15 दिन बहुत ही खास होंगे, क्योंकि इन 15 दिनों में मेक या ब्रेक इंपैक्ट मोदी की रैलियों से पैदा होगा, जो कि कांग्रेस के पास भी इस सब में है। वोटर एक दुविधा में जरूर है यहाँ पर, और वो दुविधा यहाँ पर ये है जो हमें समझ में आ रहा है कि वोटर को ये समझ में नहीं आ रहा अभी कि वो 12 सालों के मोदी को देखे या पिछली 3 साल की जो बीजेपी की सरकार है उसको देखना चाहिए। क्या जीएसटी मुद्दा है वहां पर? क्योंकि पीएम जैसे बार बार जीएसटी का जिक्र कर रहे हैं, पहले भी किया, आज भी किया। क्या ये चिंता वाजिब है कि जीएसटी को लेकर व्यापारी वर्ग नाराज है? सुशांत, नाराजगी है, और इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। नोटबंदी को लेकर भी है, जीएसटी को लेकर भी है,
लेकिन ये नाराजगी जब ओवरऑल विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मैं समझता हूँ और देखता हूँ तो वो मोदी के खिलाफ जाती हुई नहीं समझ में आती और नहीं दिखती। हालांकि बीजेपी के खिलाफ जरूर है, लोगों का गुस्सा जरूर है बीजेपी को लेकर, और इसीलिए मैं अभी ये बात कह रहा था कि लोग इस बात पर थोड़ा सा भ्रमित हैं, कंफ्यूज हैं कि वो मोदी के 12 सालों को देखें या पिछले 3 साल यानी इतना साफ है कि लोगों में नाराजगी भले हो लेकिन वो मोदी से नाराजगी नहीं है, और ये बात नरेंद्र मोदी बखूबी समझते हैं। और जो वो भावनात्मक जुड़ाव लोगों का है उसी भावनात्मक जुड़ाव को वो चाहते हैं कि वो चुनावी मुद्दे में तब्दील करें, और इसीलिए बहुत सारी उन्होंने आज लाइनें कही। उन्होंने कहा मैंने चाय बेची, देश नहीं बेचा, ये मिट्टी उनकी मां है और कर्ज चुकाने के लिए सारी जिंदगी लगा देंगे, ऐसे बहुत सारी इमोशनल बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए अखिलेश जी कि अगर एक राज्य जहां 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और विकल्प के तौर पर सिर्फ और सिर्फ आप है कांग्रेस पार्टी, तब भी आप लोगों को इतना जातीय समीकरण क्यों बैठाना पड़ रहा है? आपको तो यूं ही वोट मिलने चाहिए थे अगर 22 साल किसी राज्य में कोई काम ही नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ और विकास पागल हो गया। ये मीडिया का फैलाया जा रहा भ्रम है। वहां पे जो लोगों के साथ जुल्म जाती हुई वो सब हमारे साथ हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। और देखिए मोदी जी भावनात्मक बातें कभी नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपमानात्मक बातें करते हैं। उनके बात में सिर्फ आत्म प्रशंसा और पर निंदा होता है, तथ्य नामक पदार्थ जीरो रहता है। और कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के चुनाव का एजेंडा तय कर दिया है। मोदी जी कुछ भी बोलते रहे, गुजरात का एजेंडा है गुजरात का विकास। तो आपका एजेंडा तो अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक पटेल तय कर रहे हैं। डूब रहा है कारोबार, जहां 22 साल काम नहीं हुआ वहां आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए ये तो नहीं, वो तो आप लोगों को लगता है। इस टाइम मीडिया को बहुत अच्छी अच्छी चीजें। राजीव वहां पर है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। राजीव आपको क्या वहां पर क्या अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक के सहारे कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही? नहीं, सुन लीजिए, देखिए बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, मोदी जी के खिलाफ नहीं। अखिलेश जी को अरे मोदी जी कहते बीजेपी को नहीं, मोदी को देखो, मोदी को और दो। बीजेपी कहाँ है? कभी मोदी जी ने बीजेपी का नाम ही नहीं लिया। यहाँ पर कांग्रेस ने आयातित लोगों को अपने साथ जोड़ा है। ये वो लोग हैं जो नए जुड़े हैं कांग्रेस के साथ, यानी पुराने कांग्रेसी नाराज है। और स्थिति ये है कि आज नामांकन का आखिरी दिन था और किसी तरह का कोई विद्रोह ना हो या कोई तमाशा ना हो, संभावित कैंडिडेट्स को फोन करके ये सूचना दी गई कि आपका टिकट पक्का है। बीजेपी के प्रचार का बीजेपी के प्रचार का मोर्चा मीडिया ने संभाल रखा है। अखिलेश जी आप बार बार बोलते हैं, कोई फायदा नहीं है इससे, ठीक है। आप अभी प्रदीप जी ब्रेक में यही कह रहे थे कि आप आखिर ये शो खत्म होते होते आप मीडिया को कोसने लग जाएंगे, यही होगा और वो होने लग गया है। गौरव जी आप क्या कहना चाह रहे हैं वो जोड़िए। मैं सिर्फ तथ्यों पे बात करता हूँ। जो जैसा जिस तरह का जब शब्दों का प्रयोग करेगा, जैसे अभिव्यक्ति देगा, उस पर मैं प्रतिक्रिया देता हूं। किसी को मैं सर्टिफिकेट नहीं देता हूं। जो तथ्य आप रखेंगे, पत्रकार रखेगा, एक्सपर्ट रखेगा। सर मैंने गौरव भाटिया से भी पूछा कि प्रधानमंत्री को जीएसटी का जिक्र क्यों करना पड़ा, प्रधानमंत्री को भावनात्मक बातें क्यों बोलनी पड़ी। उन्होंने तो नहीं कहा कि मीडिया जो है वो कांग्रेस के साथ चल रही है, राहुल गांधी ने खरीद दिया है। जी गौरव जी बोलिए। सुशांत, हाँ बोलिए गौरव जी बोलिए। सुशांत देखिए, यही तो फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। अभी आपके दोनों वहां पे रिपोर्टर मौजूद है, उन्होंने कहा कि कुछ व्यापक नाराजगी है जनता की भारतीय जनता पार्टी से, जो वहां के लोकल लीडर्स है। मैं समझता हूं कि आपको पूरा हक है कि आप अपनी बात कहें, हमारा सहमत या असहमत होना भी लाजमी है। लेकिन कांग्रेस पे अगर आप बात करेंगे और कहेंगे जनता नाराज है, तो मीडिया बेईमान हो जाता है, बिकाऊ हो जाता है या फेवर कर रहा है। खैर छोड़िए इस बात को। सबसे अहम बात यह है, नरेंद्र मोदी जी ने अपने खून पसीने से सींचा है। प्रेस्टिट्यूट याद है किसने कहा था? लोगों से उनका एक रिश्ता है। और सबसे अहम बात यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व क्षमता पूरा विश्व मान रहा है। तथ्यों पे बात करते हैं, हम गाली नहीं देते हैं मीडिया को। थोड़ा सा हमारा एक महत्वपूर्ण का सौदागर याद आ जाएगा, बोटी बोटी याद आ जाएगा। वो अटल जी ने कहा था, आप अटल जी ने कहा था, चल भी नहीं सकते। वो अटल जी ने कहा था मैं क्या मुंह दिखा के जाऊंगा। वो अटल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, अटल जी ने क्या कहा था। कांग्रेस तो आज अटल जी कहते मैं क्या राष्ट्र धर्म नहीं निभाया, क्या क्या होता रहा मोदी जी, आपने राष्ट्र धर्म नहीं निभाया, मैं कौन सा चेहरा लेके जाऊंगा, वो सब अटल जी ने कहा था। याद है चुनाव लड़ रही है, माननीय मोदी तो बैठे हुए थे। राहुल गांधी की तरह नहीं
कि चुनाव के बाद जब हार जाती है तो विदेश भाग जाते हैं और जल्दी वो विदेश फिर से जाएंगे। मैं अभी से बता रहा हूँ, गुजरात का रिजल्ट आएगा और राहुल गांधी फिर विदेश यात्रा पर चले जाएंगे। गौरव जी अपनी बात कहिए, उनको अभी रिस्पॉन्ड मत कीजिए, अगर आप चुप, मेरे पास वक्त नहीं है। तो मैं एक बात कहूंगा। जी बोलिए, जल्दी बोलिए। बस 1 मिनट चाहता हूं, 1 मिनट। हाँ, नरेंद्र मोदी जी की स्वच्छ छवि, उनकी नेतृत्व क्षमता, जो विकास उन्होंने गुजरात में किया है। अरे राफेल और शाहजादा सौर, उसके बाद वैभव, इसके बारे में कुछ बताएंगे? 35,000 करोड़ रुपए राफेल का किसके पास गया? ठीक है, मैं प्रदीप जी से रिएक्शन चाहता हूँ। प्रदीप जी मुझे एक बात बताइए कि बीजेपी हर जगह नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनकी साफ छवि के नाम पर वोट क्यों मांगे? हर विधानसभा चुनाव में उनके नाम पर वोट क्यों पड़े? क्योंकि हम तो किसी, या गुजरात में लोग किसी दूसरे व्यक्ति को सीएम चुनने वाले हैं, हर जगह मोदी के नाम पर वोट क्यों पड़े? क्योंकि पार्टी का सबसे बड़ा ब्रांड है, क्योंकि पार्टी को वोट दिलाने वाला सबसे बड़ा नेता है। तो आपका जो सबसे बड़ा एसेट है उसका तो आप इस्तेमाल करेंगे ही, क्यों उसको अलग रखेंगे? तो नरेंद्र मोदी पूरे देश में की स्ट्रैटेजी तो ठीक है, मैं कह रहा हूं लोग क्यों वोट दें? भाई नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि जब बीजेपी का कोई नेता अनर्गल बयान देता है, वो कहते हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं या जो भी कहे, या कई बार चुप ही रह जाते हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो गुजरात में क्या होगा, सरकार कैसे चलेगी, नहीं चलेगी, ये भी नरेंद्र मोदी तो नहीं कर पाएंगे। उनको देश भी देखना है, विदेश के दौरे भी करने, और वो नरेंद्र मोदी के लिए ही नहीं, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए वो बात है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि जनतंत्र में, संसदीय जनतंत्र में नेता की बात तब सुनी जाती है जब उस पर लोगों का भरोसा हो, उसकी साख हो कि वो सही कह रहा है, गलत कर रहा है, ये हम आप उसकी मीमांसा कर सकते हैं। लेकिन जनता ये इस आधार पर तय करती है कि ये विश्वसनीय है कि नहीं। अगर है तो उसके साथ जाती है, अगर भरोसा नहीं जमता है तो साथ नहीं देती है। ठीक है, प्रकाश पांडे मुझे एक बात बताइए, आप लोग चूंकि वहां पर घूम रहे हैं और साख की बात कर रहे हैं प्रदीप सिंह जी, क्या हाल के दिनों में विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो राफेल डील को लेकर हो, अमित शाह के बेटे पर जो आरोप लगे उसको लेकर हो, क्या ये वहां पर चर्चा का विषय है? और क्या उससे बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साख पर कोई असर पड़ा है क्या? सुशांत, क्योंकि समय बहुत ज्यादा मिल गया बीजेपी को, जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि ये सारे मुद्दे और कांग्रेस इन तीनों के आने के बाद कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई कि सारे मुद्दे बहुत शुरू से उठाने लग गए। और ये जो लीन टाइम मिल गया बीजेपी को, जो मुझे समझ आया 5-6 दिनों में, वो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद हो गया। बीजेपी चुप रही, उन चीजों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करती रही। और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से उनमें इस बात का उत्साह था कि मोदी जी आएंगे तो सब कुछ कवर अप हो जाएगा, वो होता नजर आने लग रहा है। और जिस तरह से जो है अब बीजेपी ने फिर से, बीच में कहा जा सकता था साफ तौर पे कि कांग्रेस इन तीनों के आने की वजह से फाइट पे अभी भी है, कम से कम बीजेपी को पूरी तौर पर अपनी सारी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो सारे मुद्दे अब कहीं ना कहीं बैठ गए, क्योंकि चुनाव के दौरान एक रिएक्शन राजीव का भी लूंगा। प्रकाश, वक्त नहीं है मेरे पास। राजीव, क्या अब यहां से असली मुद्दों पर बात की कोई उम्मीद आप देखते हैं, या भावनात्मक मुद्दे जो हैं वही हावी रहने वाले हैं? देखिए, जहां तक मैं अहमदाबाद में समझ पा रहा हूं और आगे आने वाले दिनों के चुनाव प्रचार को देख पा रहा हूं, साफ कहूंगा कि भावनात्मक कार्ड फिलहाल खेला जा चुका है। और अब इसकी उम्मीद हमें करनी चाहिए कि शायद इसका दूसरा पत्ता कांग्रेस की तरफ से आएगा। और ऐसा जरूर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चीजों को रखा है, उसने गुजरात में एक नई जान फूकी है, इससे कोई इनकार नहीं। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि मोदी के खिलाफ वो बात नहीं है। मोदी और बीजेपी को फिलहाल अलग करके देखना होगा, और मोदी का फैक्टर शायद इसी कुछ दिनों में जल्दी से एक रिएक्शन, अगर ये भावनात्मक कार्ड चला पीएम का, या जो यही मुद्दे हावी रहे, तो बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा बनस्पत की कांग्रेस को? देखिए, निश्चित रूप से गुजराती अस्मिता की जब बात आएगी तो उससे लोग मोदी से रिलेट करेंगे उसको, किसी और पार्टी के ने। भाई यही अखिलेश यादव और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में बाहरी का सवाल उठा रहे थे ना, ये बाहरी कहां से आ गया? अब वो स्थिति पलट गई है। आज राहुल गांधी उसी तरह से जैसे कांग्रेस उठा रही थी, उसी तरह से गुजरात के लिए बाहरी है। वही कार्ड खेला है मोदी ने कि मैं गुजरात का बच्चा हूं, गुजरात
अस्मिता का सवाल उन्होंने उठाया है, जिसका जवाब देना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज है कि वोटर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों, भावनात्मक मुद्दों पर वोट देते रहेंगे तो कभी एक बहुत बेहतर सरकार नहीं चुन पाएंगे। ठीक है, नेता अपने हिसाब से रणनीति बनाते हैं और उस पर चलते हैं, लेकिन आप भी ये तय कीजिए और नेताओं से पूछिए कि अगर 22 साल काम हुआ तो मेरे यहां बिजली क्यों नहीं है, सड़क क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं है, अगर आपके यहां दिक्कत है तो, या स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो जो दूसरी पार्टी है वो कैसे लाकर देगी, या जैसे आरक्षण की बात कर दी गई और वो होना ही मुश्किल है, बहुत असंभव की स्थिति पर है, तो कैसे होगा। ये सवाल नेताओं से पूछिए, सिर्फ भावनाओं में मत बहिए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया महाबहस में जुड़ने के लिए। राजीव और प्रकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।